Hello students, welcome back to my YouTube channel KK English Education. Students, in this video I am going to discuss about the poem Brotherhood, Homage to Claudius Ptolemy, which has been composed by a Nobel Prize winning Mexican poet Octavio Paz. इस पोएम में इस वीडियो में हम लोग आज ब्रदरहुड और होमेज टू क्लॉडियस टॉलेमी इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे एक नोबेल प्राइज़ विनिंग मैक्सिकन पोएट ऑक्टेवियो पाज द्वारा कंपोज किया गया है। ये पोएम इस पोएम में करेगी इन दिस पोएम हैज़ बीन रिटन एज होमेज टू क्लॉडियस टॉलेमी। अब क्लॉडियस टॉलेमी कौन थे? ये एक जो पोइट्री है ये क्लॉडियस टॉलेमी को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है, जो एक ग्रीको इजिप्टियन राइटर थे, जो मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और जियोग्राफर, एस्ट्रोलॉजर और एक पोएट के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, ये पोइट्री ब्रदरहुड एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में लिखा गया है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसे कि हम लोग अस्तित्ववाद के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है अस्तित्ववाद। ये कि अस्तित्ववाद क्या होता है ना कि इट इज़ अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। इट इज़ द व्यू दैट ह्यूमंस डिफाइन देयर ओन मीनिंग in life and try to make national decisions despite existing in an irrational universe। ठीक है, ये अस्तित्ववाद को दिखाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया कि मनुष्य का अपना एक अस्तित्व है इस संसार में। ठीक है, और ये पोइट्री है वर्स फ्री वर्स फॉर्म में लिखी गई है। ये पोइट्री फ्री वर्स फॉर्म में लिखी गई है। अब फ्री वर्स होता क्या है, देखिए, free verse is an open form of poetry which is its modern form also through the French vers libre। वर्स लिब्रा फॉर्म इसका मॉडर्न फॉर्म, जिसे कि ओल्ड फॉर्म में वर्स फ्री वर्स बोलते थे। अब फ्री वर्स है, ये वर्स लिब्रा है क्या? इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न, राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न। मीन्स अगर सिंपली इसको कहा जाए तो पोएट्री दैट डज नॉट राइम और हैव रेगुलर पैटर्न, इट इज़ कॉल्ड फ्री वर्स और वर्स लिब्रा। इसमें पोएट जो है पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के बारे में ये दिखाता है। पेसिमिज्म मतलब क्या होता है? निराशावाद। पेसिमिज्म मीन्स निराशावाद। अब निराशावाद होता क्या है? कह रहे हैं यहाँ पर कि अ टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। Philosophically, the belief that this world is as bad as it could be, or that evil will ultimately prevail over good, ये होता है निराशावाद, जिसे हम लोग पेसिमिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिमिज्म, इसको बोलते हैं आशावाद। ये आशावाद क्या है? ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द future or the success of something। Philosophically, world is the best of all possible world। अब ये पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म किस रूप में है? ये जो पोइट्री है, पोइट्री में फर्स्ट जो अगर हम शुरुआत से अगर पोइट्री देखेंगे तो यहाँ पर कहा है कि कविता की जो ये फर्स्ट जो पंक्ति हैं, हाँ, फर्स्ट पंक्ति जो लाइन है, आई एम अ मैन लिटिल डू आई लास्ट, ये लास्ट जो इसकी लाइन है, सम वन स्पेल्स मी आउट, ये इससे बिल्कुल जो है एक साथ बड़े ही स्पष्टता के साथ समायोजित होती है। शुरुआती पंक्तियाँ ये बताती है हमें कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की महत्व में कमी आती है। ठीक है, अब जब यह आकाश की ओर देखता है, मतलब वही व्यक्ति जब आकाश की ओर देखता है तो वह उस प्रेरणा और ज्ञान को पढ़ने में सक्षम होता है जो उसे ये दिखाई पड़ता है कि हाँ, मैं भी तारों के द्वारा लिखा जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि वह उस प्रेरणा और ज्ञान को पढ़ने में सक्षम होता है जो तारे लिखते हैं। ठीक है, और लगभग अनजाने में वह यह इस बात को भी महसूस करता है कि उसके जीवन का उद्देश्य भी
आकाश में लिखा गया है। और लेखन का यह कार्य आकस्मिक नहीं है, यह प्रकृति में जानबूझ करके है, मतलब यह प्राकृतिक है, नेचुरल है। और वह इसे कैसे महसूस करता है? क्योंकि वो से इस प्रकार महसूस कर पाता है कि उसे जो ये आकाश में लिखा जा रहा है, जो इस बात वह महसूस करता है, जो इसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म जो फीलिंग आती है, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग जो उसके अंदर आती है, उसे अपनी पहचान का आश्वासन देता है, उसे विशालता के भीतर दृश्यता का आश्वासन भी देता है। मतलब कि वह ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ही नॉर्मस है, विशाल है, और इस बारे में वहाँ पर वो लिखा जा रहा है, तारों के द्वारा लिखा जा रहा है, तो उसमें वो खुद अपनी दृश्यता का वो अनुभव करता है। आइए हम लोग पोएट्री देखते हैं। इसे लाइन बाय लाइन हम लोग मैं इसका व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आई एम ए मैन लिटिल डू आई लास्ट। क्या करें यहाँ पर? आई एम ए मैन लिटिल डू आई लास्ट। मैं एक मनुष्य मात्र हूँ, मैं एक मनुष्य मात्र हूँ, और ये मेरा जीवन परिमित है। ठीक है, मतलब बहुत ही करें लिटिल डू आई बहुत थोड़े समय के लिए है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति केवल एक मनुष्य मात्र है, एक मानव है या व्यक्ति है, वह एक मनुष्य मात्र है, एक ह्यूमन बीइंग है, और उसका जीवन बहुत ही सीमित है, समय और स्थान की विशालता के संबंध में बहुत ही सीमित है। तो जाहिर तौर पर ऐसा हम कह सकते हैं कि ये हमारा जीवन क्या है? महत्वहीन है। तो ये फर्स्ट लाइन में ही हमारे जो कवि हैं ये दिखा रहे हैं कि वो जो कवि हैं वो अपनी निराशावाद को यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये अपनी पेसिमिज्म को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है? एंड द नाइट इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो रात है, रात्रि के संबंध में अगर हम देखें तो ये कोई विरोधाभासी नहीं है यहाँ पर, हैं। अतः जो यहाँ पर प्रयुक्त जो संयोजक है एंड यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पर हम चाहे तो बट भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एंड का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारे जीवन से हमारे जो सीमित जीवन है, सीमित जीवन से परे अर्थ की विशालता बनी रहती है। क्यों? कैसे? ठीक वैसे ही जैसे विशाल रात्रि आकाश अनंत सितारों से भरा हुआ पड़ा हुआ है। जो रात्रि है, जो विशाल रात्रि है, जो जैसे कि यहाँ पर नाइट को इनॉर्मस कहा गया है, तो ये कि जो विशाल रात्रि है वह पूरी तरह वह तारों से सितारों से भरी पड़ी हुई है। तो हमारा जीवन, हमारा सीमित जीवन जो है वह इसी विशाल अनंत का हिस्सा बन जाता है और इस प्रकार से अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बट आई लुक अप द स्टार्स राइट। और जैसे ही यहाँ पर देखिए बट आई लुक अप, यह पंक्ति जो है बट से शुरू होती है, बट कंजंक्शन से शुरू होती है, क्योंकि कभी अब मानव जीवन की सार्वभौमिक अर्थ का महसूस होने लगता है। देखो अब यहाँ पर धीरे धीरे उसके अंदर अब ऑप्टिमिज्म आती है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि यहाँ पोएट जो है पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म को भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है, वो अपने जीवन की निराशावाद और आशावाद को भी दर्शाया है। तो यह बट से शुरू होने का मतलब यही हुआ कि कवि को जो है अपने मानव जीवन की सार्वभौमिकता का यहाँ पर एहसास होता है, जिसे तर्क की सामान्य शक्ति से नहीं समझा जा सकता, और आमतौर पर दूसरे को यह लगता है कि कभी उसे विपरीत अनुभव कराने वाला है। ऊपर देखने पर वह पाता है कि वह इस गति से जो रिदम है और जो मूवमेंट है उसके साथ सितारे महान ब्रह्मांड में अपनी भाषा में लिखते हैं। मतलब कि जो दुनिया हमेशा समय का जो प्रवाह है अपनी गति से ही, अपने रिदम से ही वो चलते रहता है, अपनी गति से अपनी लय में वो चलते रहता है, कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जो ऊपर में जो रात्रि में तारे ऊपर में हैं, जैसे ही कभी ऊपर की ओर देखता है तो उसे इस बात का अनुभव होता है कि हाँ उसे भी लिखा जा रहा है, मतलब कि उसके बारे में भी कुछ तारों के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। अननोइंग आई अंडरस्टैंड, अननोइंग आई अंडरस्टैंड, आई टू एम रिटेन। कह रहे हैं कि इस पृथ्वी की जो सामान्य ज्ञान है, अननोइंग मतलब विच इज़ नॉट नोन। ठीक है, विच अननोइंग जो पृथ्वी का सामान्य ज्ञान मतलब जो अनजाने में से नहीं है, बल्कि बेहतर स्तर की धारणा, जिसे कि हम लोग आई अंडरस्टैंड मतलब कि जिसे हम समझ के साथ, सार्वभौमिक सत्य के बड़े अर्थ के साथ, यहाँ पर कवि पाता है कि वह स्वयं भी उस महान ब्रह्मांड का
एक हिस्सा है, वह स्वयं लिखा हुआ है, मतलब कि उनकी तारों के द्वारा वो भी स्वयं लिखा जा रहा है। तो यह जीवन का सर्वोच्च अर्थ है कि इस तरह की अनुभूति किसी को भी महान निर्माता या भगवान की समान स्थिति में रखती है, और इस प्रकार कभी उसी प्रकार का रचयिता बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए जो लास्ट की 2 लाइन है, कह रहा कि एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण, ठीक है, कह रहा है कि एंड एट दिस वेरी मोमेंट, यहाँ मतलब क्या हुआ, यह क्षण उस महान सत्य की सार्वभौमिकता को दर्शाता है, मतलब कि उस सार्वभौमिक बोध के क्षण को दर्शाता है। ठीक है, किस समय, जिस समय वह उसे इस बात का अनुभव होता है या वह इस बात का महसूस करता है कि उसे लिखा गया है ना, उसे भी लिखा जा रहा है, उसका भी एक अस्तित्व है, जिसको कि हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अस्तित्ववाद बोलते हैं। और लास्ट लाइन क्या कर रहे हैं, समवन स्पेल्स मी आउट। और अतः जब कोई कविता को लयबद्ध भाषा में के माध्यम से पढ़ रहा होता है तो कवि पाठकों द्वारा पुनर्निर्मित हो जाता है, मतलब कि यह जो कवि है, मेरे अपनी जो इन्होंने ये कविता लिखी हुई है, इस कविता के माध्यम से जब कभी भी इस पोइट्री को लयबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है तो कवि पाठकों द्वारा पुनर्निर्मित हो जाता है, मतलब कि पाठक कवि को ऐसा महसूस होता है मानो कि मैं फिर से जीवित हो उठा हूँ, क्योंकि कवि स्वयं ही एक कविता के रूप में बन जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।